हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी घर पर बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बेटा, हाइड्रोजन के चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में, ठीक है। और हार्डनेस ऑफ वाटर, इसमें जो वाटर आपका हार्ड होता है, कौन से सोलूबल साल्ट होते हैं, ठीक है ना, किसकी वजह से हार्डनेस क्रिएट होती है, ये कितनी टाइप की होती है और उसके रिमूवल के कौन से मेथड होते हैं, ठीक है, सबको पढ़ेंगे। और इस वीडियो में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आने वाला वो है डिग्री ऑफ हार्डनेस, ठीक है ना। डिग्री ऑफ हार्डनेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक न्यूमेरिकल आता है, खासकर जेई में, एडवांस में, नीट में भी आ सकता है। और उसको, उस क्वेश्चन को सोल्व करने में बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। मैंने कोशिश करी है कि उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल मेथड से आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। आई होप कि आप उसको समझने के बाद में किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे होगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। देखो बेटा, जो हार्ड वाटर होता है ना, उसमें कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, और इसे बोलते हैं हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट जो सोल्ट है बेटा, वो वाटर में सोलूबल होते हैं, ठीक है। तो ये सोलूबल होने की वजह से वाटर कैसा हो जाता है, आपका हार्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे हार्ड वाटर में जब आप कपड़े वगैरह धोते हो तो जो साबुन होती है वो बढ़िया तरीके से फेन नहीं देती है, ठीक है ना। इसलिए कपड़े बढ़िया तरीके से साफ नहीं होते हैं आपके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है कि भाई हार्डनेस किन किन मेटल के सोल्ट के डिजोल्व होने की वजह से होती है। तो कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट, मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, और बेटा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सॉल्ट वाटर में डिजोल्व होते हैं। उसी से आपका जो है वाटर हार्ड हो जाता है और इसी को बोलते हैं हम हार्डनेस ऑफ वाटर। क्लियर बात है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा, ये जो हार्डनेस होती है ये टू टाइप की होती है। एक होती है आपकी कौन सी, टेम्परेरी हार्डनेस, और एक होती है बेटा परमानेंट हार्डनेस, ठीक है ना। टेम्परेरी हार्डनेस का मतलब क्या होता है कि जो टेम्परेरी होती है, जिसको आप किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना। टेम्परेरी हार्डनेस को आप किसी केमिकल मेथड की इसमें जरूरत आपको नहीं पड़ती आसानी से, ठीक है ना। चलो, परमानेंट हार्डनेस किसे बोलते हैं बेटा? परमानेंट हार्डनेस का मतलब होता है ऐसी हार्डनेस, मतलब जो फिजिकल मेथड से आसानी से दूर ना हो, जिसको हम रिमूव करने के लिए या दूर करने के लिए बाहर से कोई रिएजेंट उसमें डालते हैं, ठीक है ना, केमिकल मेथड के द्वारा जिसको हम दूर करेंगे उसे बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। अब बेटा, टेम्परेरी हार्डनेस कौन कौन सी मेटल के साल्ट डिजोल्व होने की वजह से होगी, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, टेम्परेरी हार्डनेस की अगर हम बात करते हैं बेटा, इसको बोलते हैं अस्थायी कठोरता, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको अस्थायी कठोरता? क्योंकि आसानी से वाटर को आप अगर बॉईल कर दोगे तो ये वाली हार्डनेस आपकी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो टेम्परेरी हार्डनेस, जिसको अस्थायी कठोरता कहते हैं हम, वो किन किन मेटल के सॉल्ट के डिजोल्व होने की वजह से होती है, तो ये आप याद रखेंगे। सबसे पहले तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के जो सॉल्ट हैं वो वाटर में जब सोलूबल होते हैं तो उसी को बोलते हैं हम क्या बेटा, टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है। अब देखो, आप ये कह सकते हो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के सॉल्ट वाटर में डिजोल्व है, ठीक है ना। तो इनकी वजह से क्या हो रही है बेटा, टेम्परेरी हार्डनेस हो रही है। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि टेम्परेरी हार्डनेस कौन कौन से सॉल्ट के डिजोल्व होने से होगी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। चलिए अब देखिए बेटा, रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। अगर हम टेम्परेरी हार्डनेस की बात करते हैं, इसको कैसे दूर करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा हमारे पास देखो दो बहुत अच्छे मेथड होते हैं। कौन से होते हैं बोलो? इसे बोलते हैं हम, जैसे बॉइलिंग मेथड है एक तो, ठीक है ना, और दूसरा होता है बेटा क्या, क्लार्क मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो अभी इन दोनों मेथड को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होगी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। फिर बेटा इस हार्डनेस को हम कैसे दूर करेंगे, इसके लिए हमारे पास दो मेथड होंगे, एक बॉइलिंग का मेथड होता है और एक होता है बेटा क्लार्क्स मेथड, ठीक है ना। चलिए लाइम वाटर डालेंगे इसमें क्लार्क मेथड में और आपकी ये जो हार्डनेस है दूर हो जाएगी। दूसरा बेटा आप ध्यान रखेंगे, रिमूवल ऑफ परमानेंट मेथड, ठीक है ना। परमानेंट मेथड कौन से होते हैं, यानी कि कहने का मतलब है जो आपकी परमानेंट हार्डनेस होती है उसको किन किन प्रोसेस के द्वारा आप दूर करोगे। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि परमानेंट जो हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होगी। तो बेटा देखो, वो किसकी वजह से होगी, अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो इससे तो होगी आपकी कौन सी वाली, टेम्परेरी हार्डनेस होगी, ठीक है ना। अब बचे क्या आपके पास में, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है ना।
तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जब वाटर में सोलूबल होते हैं तो कौन सी हार्डनेस बनती है बेटा? परमानेंट हार्डनेस बनती है। ठीक है, अब परमानेंट हार्डनेस जो है उसको दूर करने के कौन कौन से मेथड होते हैं बेटा? पहला मेथड होता है बेटा वाशिंग सोडा मेथड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? वाशिंग सोडा मेथड। सेकंड होता है आपका कैल्गन मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा, ठीक है ना। आगे तीसरा मेथड होता है बेटा आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है ना, आयन एक्सचेंज मेथड होता है। तो हम ये 3 मेथड पढ़ने वाले हैं परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ये जो आयन एक्सचेंज मेथड होता है ना, इसमें भी 2 तरह के मेथड आते हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक कैटायन एक्सचेंजर मेथड, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं परम्यूटेड मेथड या जियोलाइट मेथड कहते हैं। कहने का मतलब है आयन एक्सचेंज मेथड जो होता है बेटा, ये 2 प्रकार का होता है, जिसे बोलते हैं इनऑर्गेनिक कैटायन एक्सचेंजर। इनऑर्गेनिक कैटायन एक्सचेंजर कौन कौन से? मतलब जो अगर आपको इनऑर्गेनिक कैटायन रिमूव करने हो, जैसे Ca+2 है और बेटा Mg+2 है। अगर आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये इनऑर्गेनिक कैटायन है, तो अगर इनऑर्गेनिक कैटायन को आपको एक्सचेंज करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे हम? उसके लिए हम यूज़ करेंगे परम्यूटेड मेथड, ठीक है ना, जिसको जियोलाइट मेथड भी कहते हैं। बड़ा अच्छा मेथड है ये, ठीक है ना। ये सब परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए मेथड यूज होते हैं बेटा। दूसरा होता है ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर, ठीक है ना, इसको ये आजकल मॉडर्न मेथड है ये, ठीक है ना, मॉडर्न मेथड आपका यही है, ठीक है। कौन से वाला बेटा? जिसे हम बोलते हैं सिंथेटिक रेजिन मेथड, यानी कि ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर। ये ऑर्गेनिक आयनों को रिमूव करने के काम आता है, एक्सचेंज करने के काम आता है, इसको सिंथेटिक रेजिन मेथड भी कहते हैं। एनसीईआरटी में यही नाम आपका दिया हुआ है बेटा, ठीक है ना। ठीक है, कौन सा? सिंथेटिक रेजिन मेथड कह सकते हो। इनको आप 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकते हो, एक सिंथेटिक रेजिन मेथड कह लो बेटा, और एक कौन सा कह लो? परम्यूटेड या जियोलाइट मेथड कह लो, ठीक है। चलिए अब ये जो शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो परमानेंट हार्डनेस के मेथड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो परमानेंट हार्डनेस में कौन कौन से पढ़ेंगे बोलो? वाशिंग सोडा मेथड पढ़ेंगे एक तो, एक परम्यूटेड मेथड पढ़ेंगे देखो, एक कैल्गन मेथड पढ़ेंगे, और लास्ट में कौन सा पढ़ेंगे बेटा? सिंथेटिक मेथड पढ़ेंगे, सिंथेटिक रेजिन मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 4 मेथड है परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के, ठीक है। आपको पता होना चाहिए परमानेंट हार्डनेस किन मेटल के सॉल्ट के डिजोल्व होने की वजह से होती है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है बेटा? टेम्परेरी हार्डनेस होती है आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से। चलिए अब देखिए बेटा, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस की अगर हम बात करें, ठीक है ना, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है ना, रिमूवल परमानेंट हार्डनेस, ये परमानेंट नहीं, टेम्परेरी आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? यहाँ आएगा आपका बेटा टेम्परेरी आएगा पहले, है ना। हाँ, ये गलत लिखा गया, चलो लिख लेते हैं हम यहाँ पे इसको, टेम्परेरी, है ना। चलो टेम्परेरी बात, ठीक है जी। तो कौन सी हार्डनेस दूर करेंगे पहले हम? बोलो टेम्परेरी हार्डनेस। तो जैसे ही टेम्परेरी हार्डनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सॉल्ट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आपके की वजह से जो है ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं, इसी वजह से कौन सी हार्डनेस होती है बेटा? टेम्परेरी हार्डनेस होती है। तो पहले मेथड कौन सा है? बोलो बाय बॉइलिंग। देखो वाटर को आप क्या करेंगे? हीट कर देंगे, बॉईल कर देंगे। तो बॉईल करने से वजह से क्या होगा बेटा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट में डिजोल्व हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जो Ca+2 था और Mg+2 था बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, वो क्या था? सोल्यूबल था। लेकिन यहाँ पे जो Ca+2 और Mg+2 है, ये जो कार्बोनेट होते हैं ना बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये क्या होते हैं? वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। तो वाटर को क्या करते हैं बेटा हम? देखो यहाँ पे लिखा मैंने रिमूवल बाय फिल्ट्रेशन। तो वाटर को फिल्टर कर देते हैं तो इनको दूर हो जाता है, ये आपके हट जाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो वाटर क्या हो जाता है? आपका सोट हो जाता है। तो सिंपल सा मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखो बेटा, कौन सा? सेकंड, बाय लाइम वाटर मेथड। लाइम वाटर का फॉर्मूला आप जानते ही हो, CaOH2। आप क्या करेंगे? वाटर में जो परमानेंट हार्डनेस है वो किसकी वजह से है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो आप क्या करेंगे बेटा? हार्ड वाटर में क्या डाल देंगे? लाइम वाटर डाल देंगे। ये रहा आपका लाइम वाटर, डाल दिया। अब जैसे ही लाइम वाटर डालोगे तो फिर क्या होगा बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी बनेगा, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी बनेगा। देखो कितने कैल्शियम कार्बोनेट बनेंगे? 2 कैल्शियम है तो 2 कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर बनेंगे। पीपीटी है, ये नीचे बैठ जाएगा, साथ में क्या बनेगा? वाटर। फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट की जब कैल्शियम का क्या नाम, लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो अब की बार 2 कार्बोनेट बनेंगे। एक तो मैग्नीशियम वाला कार्बोनेट बनेगा बेटा, एक क्या बनेगा? कैल्शियम वाला कार्बोनेट बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेटेड। ये दोनों क्या होते हैं बेटा?
ये पीपीटी की फॉर्म में रहते हैं। तो वाटर को फिल्टर करोगे तो ये दोनों के दोनों आपके दूर हो जाएंगे और वाटर क्या हो जाएगा आपका, सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होगा आपका कौन सा, लाइम वाटर मेथड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, अब कौन सा मेथड है हमारा, परमानेंट वाला, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है ना, ये सारे के सारे साल्ट क्या होते हैं बेटा, वाटर में डिजोल्व होते हैं, इसलिए कौन सी हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस। तो पहला मेथड कौन सा है बेटा, देखो वॉशिंग सोडा मेथड है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना, तो इस रिएजेंट को हम क्या डालेंगे, बोलो हार्ड वाटर में डालेंगे। और हार्ड वाटर में क्या क्या है, देखो कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है। ये सारे के सारे वाटर में क्या है बेटा, ये वाटर में आपके क्या है, सोल्यूबल है। क्लियर है, ये वाटर में क्या आपके सोल्यूबल है। तो क्या डाला आपने वाटर में, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा। तो इसको वॉशिंग सोडा डाला है तो इसलिए इसको हम वॉशिंग सोडा मेथड भी कहते हैं। चलिए देखो होगा क्या, एक्चुअली में हमें करना क्या है, ये जो Ca+2 है, ये जो Mg+2 है, जो क्लोराइड की फॉर्म में है और सल्फाइड की फॉर्म में है बेटा, ये सोल्यूबल है, इनको इनसोल्यूबल फॉर्म में लाना है। और देखो तुम ध्यान रखो बेटा, कार्बोनेट जो होते हैं ना आपके, ठीक है ना, कार्बोनेट क्या होते हैं वाटर में, बोलो इनसोल्यूबल होते हैं, सेकेंड ए के। ठीक है, चलिए तो जैसे ही आप इसमें डालोगे सोडियम कार्बोनेट तो देखो क्या होगा, एक एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी, ये तो इसके साथ चला जाएगा बेटा और ये कैल्शियम वाला इसके साथ चला जाएगा। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा पीपीटी, इसको फिल्टर कर लेंगे, ये बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो मैग्नीशियम क्लोराइड किसके जाएगा भैया, Mg जाएगा किसके साथ में, इसके साथ Cu के साथ, और ये जाएगा इसके साथ, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा, इसको भी फिल्टर कर देंगे हम। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे इसके ये इसके साथ जाएगा कार्बोनेट के साथ, ये इसके साथ जाएगा बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ भी क्या है, इनसोल्यूबल है, ये बन जाएगा बेटा। इस प्रकार मैग्नीशियम कार्बोनेट यहाँ बनेगा बेटा, और क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा। तो ये सारे के सारे जो हमने लिखे हैं पीपीटी के फॉर्म में, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो कार्बोनेट और सल्फेट की फॉर्म में बेटा क्या हो जाएंगे, आपके पीपीटी बनाएंगे। इनको क्या करेंगे, बाय फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा हम इनको रिमूव कर देंगे और वाटर क्या हो जाएगा आपका, बोलो सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा वॉशिंग सोडा मेथड। ठीक है, बड़ा सिंपल सा मेथड है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नीट के लिए, जेई के लिए, एडवांस के लिए ये वाला मेथड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये एक मॉडर्न मेथड है बेटा, इसमें जो रिएजेंट इस्तेमाल होता है कई बार इसका फॉर्मूला पूछता है, इसे बोलते हैं कैलगन्स मेथड। क्या बोलते हैं इसको, कैलगन्स मेथड। तो कई बार पूछेगा कैलगन्स मेथड के द्वारा कौन सी हार्डनेस दूर होती है बेटा, परमानेंट हार्डनेस दूर होती है। ठीक है, अब बेटा कैलगन क्या होता है, कैलगन क्या है बेटा, कैलगन क्या होता है, एक रिएजेंट का नाम होता है जिसका केमिकल नाम होता है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो कोई पूछता है कैलगन किसे कहते हैं आप, तो आप इसको याद रखिए, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, इसी को क्या बोलते हैं, बोलो कैलगन बोलते हैं। अब ये इसका फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा, देखो ये याद कर लीजिए बढ़िया तरीके से, कई बार पूछेगा इसको। ठीक है ना, तो भैया कैलगन का फॉर्मूला यानी कि सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का जो फॉर्मूला Na6P6O18। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी कैलगन का फॉर्मूला है, ये भी कैलगन का फॉर्मूला है, Na6PO3 का 6। देखो 6 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला बन जाएगा। एक्चुअल में यही नीचे वाला जो लिखा मैंने बेटा, ये भी कैलगन का फॉर्मूला है। ठीक है, जब आप केमिकल रिएक्शन करते हैं ना तो इसी को लिखते हैं कैलगन को आप, नीचे वाले को। तो देखो मोलिकुलर फॉर्मूला तीनों का बेटा सेम ही है, तो ये भी कैलगन का फॉर्मूला है, ये भी कैलगन का फॉर्मूला है, और आपका जो नीचे लिखा है मैंने, ये भी कैलगन का ही फॉर्मूला है, Na2Na4PO3 का 6। ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स सोल्ट होता है बेटा। ठीक है ना, क्या होता है ये, कॉम्प्लेक्स सोल्ट होता है। ठीक है ना, ऐसा ब्रैकेट अगर कहीं लग रहा है तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है अंदर वाला। ठीक है, चलिए तो परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है बेटा, कैल्शियम Ca+2 Mg+2, इन्हीं के साल्ट क्या होते हैं वाटर में, क्या होते हैं बोलो, सोलुबल होते हैं। ठीक है, ये सोलुबल कैटायन होते हैं। ये किसकी फॉर्म में मिलेंगे आपको बेटा, क्लोराइड की फॉर्म में मिलेंगे, सल्फेट की फॉर्म में मिलेंगे दोनों। ठीक है, चलिए अब दूर करते हैं बेटा, रिएक्शन करते हैं। देखो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट था, तो मैं अब आपको यहाँ पर कैलगन मेथड को बताता हूँ। देखिए बेटा, जो कैलगन मेथड है बेटा, इसमें परमानेंट हार्डनेस दूर कर रहे हैं हम, है ना। कैलगन का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, लास्ट वाला फॉर्मूला बताइए क्या था। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, Na6 और बेटा P6O18, ये भी किसका फॉर्मूला, कैलगन का फॉर्मूला। क्या नाम है इसका केमिकल, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट बोलते हैं इसको। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो बेटा कैसे, Na2, ध्यान से देखेंगे, और बेटा ये हो गया हमारा Na4, और ये हो गया हमारा PO3 का बेटा होल 6। तो ये है मेन,
आपका, ठीक है ना, कैल्गन का। तो क्या करेंगे, वाटर में इसको डालेंगे बेटा। तो वाटर में क्या है हमारे पास, देखो वाटर में हमारे पास होता है बेटा CaCl2। क्लियर है। अब इसमें क्या डाला आपने, देखो कैल्गन डाला बेटा, Na2, और रिएक्शन क्या होगी देखो बेटा, यहाँ होगा Na4 और यहाँ आ जाएगा आपका PO3 का होल 6, दैट इज ये है बेटा कैल्गन। तो रिएक्शन क्या होगी ध्यान से देखेंगे। एक्चुअल में ये जो Ca+2 है ये वाटर में क्या है बेटा, ये सोलूबल है, और इसी सोलूबल की वजह से वाटर क्या हो रहा है आपका, परमानेंट हार्डनेस बना रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको सोलूबल की जगह Ca+2 को इनसोलूबल की फॉर्म में ले जाएं, ठीक है ना, इनसोलूबल की फॉर्म में ले जाएं, तो आपका वाटर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखो होगी क्या बेटा, अब यहाँ पर रिएक्शन करने के बाद में बनेगा क्या, देखो कैसे ये Ca+2 आपका रिमूव होगा। तो देखो यहाँ बनेगा बेटा आपका Na2, ठीक है, ये बनेगा, और यहाँ जहाँ पर Na4 है ना, यहाँ पर आ जाएगा आपका Ca2 आ जाएगा बेटा, और यहाँ आएगा आपका PO3 का होल 6 आएगा। क्लियर हो गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना बेटा वाटर के अंदर, ये क्या होता है, सोलुबल कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर है, क्या ये सोलुबल कॉम्प्लेक्स। तो भैया Ca+2 तो अब किस फॉर्म में है बेटा, सोलुबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, जबकि हमें Ca+2 को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, बोलो हमें करना था इनसोलुबल की फॉर्म में। लेकिन आप जानते हैं बेटा, ये जो Ca+2 है यहाँ पे, ये जो कैल्शियम है ना, ये ब्रैकेट के अंदर है, आप जानते हो बेटा ये कॉम्प्लेक्स सोल्ट है। तो ये जो आपका Ca+2 है ना यहाँ पे, ये क्या है आपका, ये नॉट फ्री, ये फ्री नहीं है सॉल्यूशन के अंदर, और कभी ये बाहर भी नहीं निकलेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रहेगा, ठीक है ना। और ये जो मेथड है ना आपका, ये जो मेथड है बेटा, इस मेथड को स्पेशली हम किसके लिए यूज करते हैं, लिख लो यहाँ पे, दिस मेथड इज स्पेशली यूज्ड इन, लिख लो, सॉफ्टिंग वाटर को जो सॉफ्ट करते हैं ना, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है बेटा, उसके लिए इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए याद रखेंगे, समझ गए ना बेटा। ये जो इसी प्रकार आप आगे की भी रिएक्शन करा सकते हैं, कोई कैल्शियम क्लोराइड की जगह आप मैग्नीशियम क्लोराइड ले लीजिए, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम क्लोराइड भी अगर आप लोगे, देखो ये वाटर में क्या है, सोलूबल है, ये वाटर में क्या है बेटा, सोलूबल है। अब ये जो Mg+2 है ना, ये जो आपका यहाँ पे सोलूबल है, ये कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, और कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी चीज़ होती है बेटा वो कभी बाहर निकलती नहीं है, तो फ्री नहीं रहने का ये, ठीक है ना। तो कैल्गन का फॉर्मूला क्या है बेटा, Na2, इसको ऐसा लिखा हमने Na4, और यहाँ आ जाएगा बेटा PO3 का होल 6, ये बनेगा। तो रिएक्शन करने पे क्या बनेगा, देखो यहाँ बनेगा Na2, और यहाँ बनेगा आपका क्या बनेगा बेटा, Mg, देखो Na4 है ना बेटा, तो कितना पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, 4, तो इसलिए Mg के 2 ले लेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, बोलो मैग्नीशियम कितना चार्ज होता है बेटा, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है ना, तो +2 चार्ज होने की वजह से तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा आपका, बोलो +4 ही हो जाएगा। चलो यहाँ देखो इसको PO3, और ये होगा आपका कंप्लीट जी, ये होगा सोलूबल, इसे बोलते हैं हम सोलूबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब ये जो Na है, ये वाला Na किसके साथ चला जाएगा बेटा, ये Na चला जाएगा Cl के साथ में, तो साथ में यहाँ पे NaCl भी बनेगा। क्लियर है। चलो, तो इस तरह से आप क्या करोगे, आप इसी तरह से अपने आप रिएक्शन करेंगे, किसकी, मैग्नीशियम सल्फेट की करोगे बेटा, और किसकी करोगे बोलो, कैल्शियम सल्फेट की आप रिएक्शन करोगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या डालोगे, कैल्गन, ठीक है ना, Na2 Na4 और बेटा PO3 का होल 6, बिल्कुल इसी तरह से रिएक्शन करेंगे अपने आप, प्लस यहाँ पे भी आप कैल्गन डालेंगे, Na2 Na4, और यहाँ आ जाएगा PO3 का होल 6 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ भी आप बना, वही कॉम्प्लेक्स बनेगा बिल्कुल सेम। देखो करना क्या है आपको, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये वाला Mg2 लिख लेना, ठीक है ना, और ये Na किसके साथ चला जाएगा बेटा, इसके साथ चला जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंदर Ca+2 हो जाएगा। तो ये होगी आपकी कौन सी, केमिकल रिएक्शन बेटा, ठीक है ना। ये केमिकल रिएक्शन होगी किसकी,
बोलो केल्विन की, ठीक है ना। तो केल्विन का फॉर्मूला याद रखना। और किस प्रकार से ये भी आता है कि केल्विन में कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है बेटा, केल्विन डालने के बाद में हार्ड वाटर में कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, सोलुबल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है ना। और उस सोलुबल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं ना, वो फ्री नहीं होते, ठीक है ना। तो फिर वो दोबारा से वाटर में नहीं आएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये होगी हमारी कौन सा मेथड होगा बेटा, ये हो गया हमारा केल्विन। नेक्स्ट देखिए, जो अगला जो मेथड है हमारा, वो है हमारा बेटा, उसे बोलते हैं हम क्या, चलिए नेक्स्ट देखो, नंबर 2 जियोलाइट मेथड। क्या बोलते हैं इसको, जियोलाइट मेथड बोलते हैं बेटा। या इसको हम ये भी कहते हैं बेटा परम्यूटेड। क्या कहते हैं इसको, परम्यूटेड मेथड भी कहते हैं इसको। इससे इससे क्या करते हैं हम बेटा, इससे हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है ना। इससे कौन सी हार्डनेस दूर करते हैं हम बेटा, परमानेंट हार्डनेस दूर करते हैं, ठीक है ना। तो चलो, सबसे पहले इसमें आपको ध्यान करना पड़ेगा बेटा कि ये जो जियोलाइट है, ये भी एक रिएजेंट का नाम है, इसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। जियोलाइट का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। जियोलाइट क्या कहते हैं, या परम्यूटेड, जियोलाइट या परम्यूटेड। तो देखिए इसका नाम क्या है बेटा, जियोलाइट का, इसका नाम होता है केमिकल, इसे बोलते हैं हम सोडियम, इसे हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनियम, सोडियम एल्यूमिनियम और सिलिकेट बेटा। ये याद करेंगे आप कि जियोलाइट किसे बोलते हैं जी, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को क्या बोलते हैं हम, जियोलाइट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, इसका फॉर्मूला होता है NaAlSiO4। इस तरह से इसको लिखा करते हैं शॉर्ट में, ये भी लिखा करते हैं, ठीक है ना। और जी यहाँ पर वाटर के क्रिस्टल भी लगे होते हैं X, और X की जो वैल्यू होती है ये 4 से लेकर 5 तक होती है। ये भी जियोलाइट का फॉर्मूला। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को क्या बोलते हैं हम, जियोलाइट या फिर परम्यूटेड कहते हैं, ठीक है। ये रिएजेंट है। अब देखिए, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, ध्यान रखना, Na2Al2Si2O8 और यहाँ पर आ जाएगा आपका XH2। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये भी फॉर्मूला किसका है, ये भी आपका जियोलाइट का ही फॉर्मूला है, ठीक है। दो अगर कॉमन लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है इन दोनों का, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका जियोलाइट का फॉर्मूला। अब देखिए किस प्रकार से आप परमानेंट हार्डनेस दूर करोगे। अच्छा, ये देखिए, अगर हम बात करें बेटा किसकी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने फॉर्मूला लिखा जियोलाइट का NaAlSiO4XH2, ठीक है ना। तो इतना बड़ा रिएजेंट की रिएक्शन कराने में दिक्कत होगी, तो हम क्या करते हैं, ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये जो इतना पार्ट दिखाई दे रहा, इसकी जगह हम एक सिंबल Z ले लेते हैं। यहाँ पे किताबों में NCERT में अगर देखोगे ना, तो आपको इस तरह से ही मिलेगा बेटा, ठीक है ना। इसकी जगह क्या सिंबल लेंगे आप, Z ले लेंगे। तो अब हम जो सोडियम जियोलाइट का फॉर्मूला लिखेंगे केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, वो क्या लिखेंगे बेटा, सोडियम जियोलाइट का जो हम फॉर्मूला लिखेंगे वो लिख देंगे शॉर्ट में NaZ। ये हो जाएगा जी, क्लियर है। क्या लिखेंगे बोलो, NaZ लिखेंगे, यानी इस पूरे की जगह AlSiO4X2 की जगह क्या लिख देंगे, Z लिख देंगे। क्लियर है ना। तो ये जो सोडियम जियोलाइट है, अब शॉर्ट में लिखा, ये शॉर्ट में लिखा हमने केमिकल रिएक्शन को आसान बनाने के लिए, ठीक है। तो ये है। चलिए, अब देखो रिएक्शन कैसे कराओगे बेटा, रिएक्शन बहुत आसान है। कौन कौन सी थी आपके पास में, CaCl2 की वजह से होता है बेटा, CaSO4 और जी MgCl2 और MgSO4। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट वाटर में सोलुबल होते हैं, और इनकी वजह से होती है आपकी हार्डनेस कौन सी, बोलो परमानेंट हार्डनेस। अब इसमें डाल दीजिए सोडियम जियोलाइट NaZ, यहाँ भी डालिए NaZ, और यहाँ भी डालिए आप बेटा NaZ।
ठीक है, और यहाँ भी डालिए NaZ। क्लियर है? देखिए क्या रिएक्शन होगी। यहाँ देखिए जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कैटायन सॉल्ट की फॉर्म में सॉल्यूबल है, उनको इनसॉल्यूबल फॉर्म में जाना है। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है बेटा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और यहाँ +2 होता है और यहाँ -1 है। तो देखो आयन का एक्सचेंज हो जाएगा। ये Ca+ किसके साथ जाएगा? Z के साथ। तो देखो क्या बनेगा बेटा? CaZ, Z2 बनेगा, और ये होगा PPT की फॉर्म में। यहाँ क्या बनेगा बेटा? यहाँ भी CaZ2 बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा बेटा? MgZ2 बनेगा। ठीक है ना? PPT इसको फिल्टर करके हम निकाल देंगे, वाटर क्या हो जाएगा आपका? सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ क्या बनेगा बेटा? MgZ2 बनेगा। ये किस फॉर्म में आ गए बेटा? ये आ गए आप इनसोल्यूबल की फॉर्म में। तो इनको बायोफिल्ट्रेशन के द्वारा हम क्या कर देंगे? दूर कर देंगे। ठीक है, बचेगा क्या साथ में? Na किसके साथ जाएगा? देखो Na किसके साथ जाएगा बेटा? Cl के साथ, तो साथ में NaCl बनेगा। तो बैलेंस कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनेगा बेटा? Na2SO4 बनेगा। क्लियर है? ये देखिए यहाँ क्या बनेगा बेटा? साथ में यहाँ NaCl बनेगा आपका। क्लियर? यहाँ क्या बनेगा? देखो बेटा Na2SO4 बनेगा। ठीक है, तो वाटर क्या होगा आपका? सॉफ्ट हो गया। क्लियर है? चलो, ये था हमारा कौन सा मेथड बेटा? ये था हमारा सोडियम जियोलाइट मेथड, परम्यूटेड मेथड। इसी को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कैटायन एक्सचेंजर मेथड, या परम्यूटेड मेथड भी कहते हैं। ठीक है ना? इस मेथड के द्वारा आपने क्या करा बेटा? आपने एक कॉम्प्लेक्स डाला, ठीक है ना, जिसको सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट कहते हैं, जियोलाइट कहते हैं, और उसको डालने से क्या होगी? आपकी परमानेंट हार्डनेस दूर हो गई। इनऑर्गेनिक के जो कैटायन थे कैल्शियम और मैग्नीशियम, उनको क्या कर दिया आपने? एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान से देखेंगे इसको। अब देखिए, अब कौन सा मेथड है बेटा? ये मेथड कहलाता है हमारा सिंथेटिक रेजिन मेथड। ध्यान से देखेंगे बच्चे इसको। इसे कहते हैं हम सिंथेटिक, इसे कहते हैं हम क्या बेटा? सिंथेटिक रेजिन मेथड। भैया इससे क्या दूर करते हैं? इससे भी हम करते हैं रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस करते हैं बेटा, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, इससे हम परमानेंट हार्डनेस को क्या करते हैं बच्चों? दूर करते हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअल में एक रेजिन होता है। रेजिन क्या होता है? एक बेटा एक प्रकार का प्लास्टिक टाइप होता है। ठीक है ना? बहुत हार्ड होता है ये। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, ये भी जो रेजिन होता है ना बेटा, इस मेथड के द्वारा भी हम क्या करते हैं? कैटायन एक्सचेंजर, ये एक प्रकार का एक्सचेंजर, यहाँ आएगा Cl, एक्सचेंजर है ये देखो एक्सचेंज रेजिन कहलाता है इसको, ये भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है ना? कैटायन एक्सचेंज रेजिन है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखो। कैटायन एक्सचेंज रेजिन, कई बार आपसे पूछेगा कैटायन एक्सचेंज रेजिन, कौन कौन से कैटायन को बेटा रिमूव करना है आपको? आपके पास तो दो ही कैटायन थे, कौन कौन से? एक बेटा आपका Ca+2 था, और दूसरा क्या होता है आपका Mg+2। ठीक है ना? इसके अलावा और भी हो सकता है, कोई ज़रूर नहीं है। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि परमानेंट हार्डनेस में जो कैटायन होते हैं इनऑर्गेनिक, उनको रिमूव कराने के लिए आप कौन सा रेजिन एक्सचेंज डालोगे? ठीक है ना? तो वो होता है कैटायन एक्सचेंज रेजिन। तो इसका नाम आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना? कैटायन एक्सचेंज रेजिन कौन कौन से होते हैं? ठीक है ना? जो इस कैटायन को क्या करेंगे? यहाँ से एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसमें बेटा होता है एक फॉर्मूला, सबसे पहले लिखेंगे RCOOH। क्या लिखेंगे? R। अब ये जो R है ना बेटा, ये R क्या होता है? ये लार्ज नंबर ऑफ, ये R अपने आप में एक छोटा सा एल्काइल ग्रुप नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। लार्ज नंबर ऑफ क्या होता है? ये हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है ये R जो है, हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल होता है।
ऐसा नहीं है आर की जगह आप केवल CH3 लगा दोगे, नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज़्यादा है बेटा, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है ये, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं हम क्या बेटा, कैटायन एक्सचेंजर। अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ कैटायन एक्सचेंज रेजिन का नाम बताओ, तो RCOOH आप उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। या इसकी जगह आप एक और इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, RSO3H। ध्यान से देखो, RSO3H ये भी क्या होता है बेटा, ये भी कैटायन एक्सचेंज रेजिन होता है, ठीक है ना। तो दो कैटायन एक्सचेंज रेजिन का नाम बताओ, RCOOH, RSO3H, ठीक है ना। तो ये परमानेंट हार्डनेस के द्वारा जो वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोलुबल साल्ट होंगे बेटा, उनको क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना बेटा, ये क्या नाम है, जो रेजिन होते हैं, दिस रेजिन, ये दोनों रेजिन जो होते हैं, ये सभी जितने भी टाइप के बेटा क्या होते हैं, कैटायन होते हैं वाटर के अंदर। ध्यान से देखो, दिस रेजिन कैन एक्सचेंज विद ऑल कैटायंस प्रेजेंट इन वाटर। समझ रहे ना, ये जो दोनों के दोनों रेजिन लिखे मैंने, RCOOH और RSO3H, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा, ये दोनों ऐसे रेजिन होते हैं कि वाटर के अंदर जितने भी प्रकार के कैटायन हैं, अगर उनको एक्सचेंज करना है तो इनके द्वारा आप कर सकते हैं। क्लियर है। तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन का दो फॉर्मूले मैंने आपको लिख दिए, एक ये हो गया बेटा, एक ये हो गया। क्लियर है। आगे देखिए, अच्छा वाटर में क्या होते हैं बेटा, वाटर में कुछ एनायन भी हो सकते हैं। तो एनायन एक्सचेंज रेजिन देख लो कौन से, उसका भी नाम बता देता हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट है। ये वो चीज़ है जो जिसको बच्चे छोड़ देते हैं बेटा। तो देखिए, एनायन एक्सचेंज रेजिन, एनायन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। इनके नाम देखिए, अगर वाटर में से आपको कोई एनायन हटाना, जैसे Cl- है भैया, Br- है, या मान लो SO4-2 है, इस प्रकार के वाटर में भी एनायन भी हो सकते हैं ना। तो अगर उनको कभी एक्सचेंज करना हो तो उसके लिए एनायन एक्सचेंज रेजिन का इस्तेमाल करते हैं। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है हमारा, देखिए, R NH3 और OH, ये है जी। कितनी बार पूछा गया, यहाँ पे प्लस है बेटा, ये ध्यान रखो उसको, और यहाँ पे क्या है, इस पे माइनस है, ठीक है ना। और इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख देते हैं, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं, RNH3OH, ये है। क्लियर है। ये होगा आपका एनायन एक्सचेंजर, ठीक है। अब चलो रिएक्शन कर लेते हैं, देखो किस प्रकार से आपका कैटायन दूर होते हैं इस मेथड के द्वारा। चलिए देखो, कैटायन एक्सचेंज रेजिन लेते हैं पहले, सबसे पहले कैटायन एक्सचेंज रेजिन, ठीक है। चलो, हमारे पास कौन सा है बेटा, RCOOH है, ठीक है ना, RCOOH बेटा। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप जानते हैं नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है। क्लियर है। यहाँ पे क्या है आपका बेटा, क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। मान लो आपका वाटर के अंदर कौन सा कैटायन पड़ा है, प्लस पड़ा है यहाँ पे, तो क्या होगा देखो, यहाँ से इनका एक्सचेंज हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, ये यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर है। और साथ में क्या बनेगा बेटा, RCOOM बन जाएगा यहाँ पे, और ये जो H है ना आपका बेटा, वाटर में आ जाएगा यहाँ पे, ये प्रोटॉन कहाँ जाएगा, रिलीज हो जाएगा वाटर में, ठीक है ना, ये वाटर के अंदर चला जाएगा। क्लियर होगा। तो मेटल का कैटायन क्या होगा, एक्सचेंज कर दिया ना, ठीक है ना। ये किसके अंदर था बेटा, ये वाटर में था ना, किसकी फॉर्म में था, ये क्लोराइड सल्फेट वगैरह की फॉर्म में हो सकता है, कोई भी फॉर्म में हो सकता है, इस प्रकार से दूर कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में कौन सा कैटायन है, RCOOH प्लस M+2 है। M+2 की जगह आप क्या ले सकते हो, देखो Ca+2 ले सकते हो, या फिर क्या ले सकते हो आप, Mg+2 ले सकते हो। तो क्या होगा देखिए भाई, यहाँ से बिल्कुल ये एक्सचेंज होगा इनका, तो एक्सचेंज होगा तो क्या बनेगा देखो, अब क्योंकि यहाँ पे +2 है तो इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे बेटा, हमें 2 मोल लेने पड़ेंगे, इसके कितने लेने पड़ेंगे, 2 मोल। क्या बनेगा, RCOOM का होल ट्वाइस बनेगा, ये वाला चीज। क्लियर है। सॉरी, ये बनेगा आपका, इस तरह से लिखेंगे इसको बेटा, RCOO का होल ट्वाइस M बनेगा, ये बनेगा।
क्योंकि m के ऊपर कितना +2 है ना, तो ये इसके नीचे आ जाएगा बेटा, ये नेगेटिव है, ठीक है, तो होल ट्वाइस में आ जाएगा, ये बन क्लियर है। इस तरह से जो है आपका, और यहाँ पे कितने H बनेंगे बेटा, यहाँ से 2H प्लस निकलेंगे। क्लियर होगी बात। इस तरह से आप कैटायन को रिमूव कर सकते हो किसी कैटायन एक्सचेंज रेजिन के द्वारा। अच्छा, एनायन का भी देख लो एक एग्जांपल बेटा। मान लो हमारे पास यहाँ पर है RNS3, ध्यान से देखो, RNS3 प्लस बेटा, और यहाँ पर क्या है, ये OH माइनस, ये क्या है आपका एनायन एक्सचेंजर है। अगर वाटर में से आपको एनायन दूर करने, मान लीजिए वाटर में एक एनायन है आपका Cl माइनस, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाई कैटायन एक्सचेंजर बताइए, उसका नाम बताइए, ठीक है, एक एनायन एक्सचेंजर का नाम बताइए। तो भैया ये फॉर्मूले हैं, इनको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, ये कहाँ से आया बेटा, Cl माइनस, ये वाटर में है, वाटर से आया, ठीक है ना। तो देखिए क्या बनेगा बेटा, यहाँ से क्या बनेगा आपका, ये जो आपका पूरा का पूरा पार्ट है, ये नेगेटिव वाला है, ये इसको एक्सचेंज करेगा, यहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा RNH3, ठीक है ना। ये नेगेटिव जब इसके साथ जुड़ेगा तो ऐसा हो जाएगा, इस तरह से लिख लेंगे हम इसको, ठीक है, और साथ में क्या निकल जाएगा यहाँ पर OH माइनस निकल जाएगा। क्लियर होगा। तो ये एनसीईआरटी में रिएक्शन आपको गिवन है बेटा, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप किसको लेना चाहते हैं बोलो, SO4 माइनस 2 है, तो SO4 माइनस 2 को भी आप हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, SO4 लेने के बाद में RNH3 का होल ट्वाइस SO4 बन जाएगा बेटा, ठीक है ना, और 2 OH आपके निकल जाएंगे। उसके SO4 के केस में 2 मोल ले लेना इसके। तो इस प्रकार से आप हार्डनेस को बेटा दूर कर सकते हो परमानेंट को, ठीक है ना। तो लास्ट वाले मेथड जो है थोड़े से कठिन है, लेकिन आप इसको याद रखेंगे। इसमें बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि कैटायन एक्सचेंजर कौन सा होता है बेटा, और एनायन एक्सचेंजर कौन सा होता है, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे, जिस तरह से कि आपके एक नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको करा देता हूँ। देखिए, ये देखिए बेटा, ये देखिए आपका ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। बताइए क्वेश्चन क्या है हमारे पास में बेटा। ये देखिए क्वेश्चन है कि कैटायन एक्सचेंजर रेजिन इज, पहला ऑप्शन दे रखा है आपको RCOOH, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको RNH3OH, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको बोथ A एंड B, और डी में दे रखा है आपको बेटा नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी में ये सब गिवन है, तो आप एनसीईआरटी को बढ़िया तरीके से पढ़ के जाइए। वैसे तो मैंने ये पूरा जो वीडियो लेक्चर है बेटा जो बना रहा हूँ मैं, ये सब एनसीईआरटी बेस ही बना रहा हूँ, ठीक है। अब बताइए, कैटायन एक्सचेंजर का मतलब कोई भी कैटायन हो जो वाटर में सोलूबल हो, ठीक है ना, तो उसके लिए कौन सा रेजिन आप इस्तेमाल करोगे। देखो ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, ये वाला है, ये कौन सा था, ये तो एनायन वाला था बेटा, ये एनायन एक्सचेंजर था, ये क्या था आपका बेटा कैटायन एक्सचेंजर था। तो आंसर क्या आएगा, यही आएगा। कैटायन एक्सचेंजर में एक और बताया था मैंने, RSO3H। अब एग्जाम में पता है इस R की जगह कोई एल्काइल ग्रुप आ सकता है बड़ा लंबा, ठीक है ना, 15 कार्बन जुड़े हुए हैं, उसमें 10 जुड़े हों बेटा, 20 जुड़े हों, तो लेकिन ये साथ में जुड़ा होगा, ठीक है ना। कभी कभी इसको इस तरह से भी लिख सकता है, उसको RNA, ध्यान रखना, ठीक है ना। RCOOH की जगह कभी कभी कैसे लिख देगा वो, RNA भी लिख देगा, तो बात एक ही है, ध्यान रखना, ठीक है ना, इन दोनों का मतलब। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और आप उसको आसानी से कर दोगे बेटा। नेक्स्ट, अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा बेटा, ठीक है, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। इसे बोलते हैं बेटा हम डिग्री ऑफ हार्डनेस। क्या बोलते हैं इसको बेटा, डिग्री ऑफ हार्डनेस बोलते हैं इसको, ठीक है, डिग्री ऑफ हार्डनेस, ठीक। देखो डिग्री ऑफ हार्डनेस जो निकालते हैं हम बेटा, किस में निकालते हैं, वो पीपीएम में निकालते हैं। किस में निकालते हैं, पीपीएम। पीपीएम जानते हो ना, पीपीएम का मतलब होता है बेटा पार्ट पर मिलियन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, पार्ट पर मिलियन बोलते हैं।
MILLIAN, मिलियन, ठीक है ना। और इसको लिखा करते हैं 10⁶। क्लियर है? ध्यान से देखने बेटा, देखो यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो नहीं है बेटा क्या नाम है डिग्री ऑफ हार्डनेस को निकालने के लिए, और जितनी वीडियो भी दे रखी है तो उसमें बच्चों को कुछ समझ में आता नहीं है, ठीक है ना। तो कठिन है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लेकिन मैंने इसको एक बहुत ही सुपर ट्रिक के साथ में निकालने की कोशिश करी है, डिग्री ऑफ हार्डनेस, ठीक है। अब देखो हार्डनेस का मतलब आप जानते हैं परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस होती है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम के क्लोराइड, सल्फेट या मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट वाटर में डिजोल्व होते हैं, इसलिए हार्डनेस बनती है, ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड, ध्यान से देखो बिल्कुल, डिग्री ऑफ हार्डनेस कैसे निकालते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड और बेटा मैग्नीशियम सल्फेट, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, ये देखिए बेटा अगर ये सारे के सारे वाटर में डिजोल्व हैं, तो बताओ कौन सी हार्डनेस बनेंगे बेटा, कौन सी हार्डनेस बनेगी, बोलो परमानेंट हार्डनेस। कौन सी बनेगी बेटा, परमानेंट हार्डनेस बनेगी। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे तो आप डिग्री ऑफ हार्डनेस को बेटा समझ जाएंगे। परमानेंट हार्डनेस बनती है इनकी वजह से, और ये वाटर में क्या होते हैं बेटा, सारे के सारे सोल्यूबल होते हैं। पहला पॉइंट बता रहा हूँ आपको डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालने का, ध्यान से समझिए। अब बेटा हमें डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालनी है, ठीक है ना, इन सॉल्ट की, ये डिजोल्व है, इनकी डिग्री निकालनी है, कितनी डिग्री इनकी डिजोल्व है, ठीक है ना, ppm में निकालनी है। तो एक्चुअल में हम बेटा डिग्री ऑफ हार्डनेस उसी की निकालते हैं जो वाटर में क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। और जबकि ये सारे के सारे सॉल्ट जो है वाटर में क्या है, बोलो क्या है, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, तो इनकी तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो पहला पॉइंट देखो बेटा क्या है, जब भी हम डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालते हैं तो कभी भी इनकी नहीं निकालते, ठीक है ना। क्यों, हमेशा डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालते हैं हम किसकी, जो इनसोल्यूबल साल्ट होता है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या है कि पहला पॉइंट ये है कि जब भी डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालेंगे, क्वेश्चन में हो सकता है कि ये सारे के सारे साल्ट दिए हों ग्राम में, मिलीग्राम में, बेटा किसी भी अमाउंट में दिए हो सकते हैं। तो पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम करना है कि जो भी आपको सोल्यूबल साल्ट दिया होगा जिसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होगी, भैया उसको इक्विवेलेंट मान लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है ना। क्या मान लेंगे, इक्विवेलेंट किसके मानेंगे उनको, बोलो इक्विवेलेंट टू कैल्शियम कार्बोनेट, पहला काम होगा। और बेटा कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, पहला काम यही होगा, ठीक है। ये हमारी एक स्टैंडर्ड कंडीशन है इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। जब भी डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालते हैं बेटा, तो वो हम कैसे निकालते हैं कि जो भी हमें सोल्ट दिया होगा सोल्यूबल, उसको हम किसके इक्विवेलेंट मान लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट मान लेंगे। और वो कैसे मानते हैं बेटा, आपने मोल कंसेप्ट में एक रूल पढ़ा होगा, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, ठीक है ना। मतलब इनका जो ग्राम इक्विवेलेंस होगा, ये जो सोल्यूबल साल्ट है बेटा, ठीक है ना, सोल्यूबल साल्ट का ग्राम इक्विवेलेंस किसके बराबर मान लोगे बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर मान लोगे। पहला काम क्लियर है। चलो दूसरी बात, डेफिनेशन वगैरह पे हम नहीं जाते हैं, क्या डेफिनेशन होती है क्या होती है, उससे हमें कुछ नहीं लेना। अब देखो डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, डिग्री ऑफ हार्डनेस, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, हार्डनेस, ठीक है, ppm में निकाल रहे हैं हम, ध्यान रखना। डिग्री ऑफ हार्डनेस किस में निकाल रहे हैं बेटा, ppm में निकाल रहे हैं ना, पार्ट पर मिलियन में। तो 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इसका फॉर्मूला हुआ करता है, एक्चुअल में लिखते हैं कि भाई मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे लिख देते हैं क्या हम शॉर्ट में, मास, टोटल मास, क्या लिख देते हैं भाई, टोटल मास। अब ये जो टोटल मास होता है ना बेटा, ये किसका होता है, सॉल्यूशन का होता है, किसका होता है, ये सॉल्यूशन का होता है, क्लियर है। चलो और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁶ की। इस तरह से एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला शायद आपको गिवन है, ठीक है। चलो अब ये फॉर्मूले से अगर आप निकालोगे तो आपको मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना। अब हम किसी फॉर्मूले की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम बहुत सिंपल तरीके से डिग्री ऑफ हार्डनेस को निकाल लेंगे, क्लियर है। चलिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको, देखो बेटा, है ना, पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ और उस क्वेश्चन के बेस पे ही जो है हम क्या करेंगे बेटा, डिग्री ऑफ हार्डनेस को निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, मान लो हमारा
कि वो कहता है हमसे कि 1 लीटर, ध्यान से देखो, वो कहता है हमसे 1 लीटर सैंपल है हमारे पास में, एक 1 लीटर सैंपल ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है, ये हार्ड वाटर, ठीक है, जो कंटेन करता है अपने साथ में, कंटेन्स 1 मिलीग्राम, mg का मतलब मिलीग्राम, ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ध्यान से देखेंगे, एंड 1 मिलीग्राम MgCl, 1 मिलीग्राम ऑफ MgCl2। तो देखो हमें जो सोल्यूबल साल्ट दे रखे हैं जिसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होगी, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड दे रखे हैं, और इनको कितने लीटर सैंपल में डिजोल्व कर रखा है, 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व कर रखा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, क्या पूछ रहा है आपसे बेटा, वो कहता है आपसे कि फाइंड द टोटल हार्डनेस, टोटल हार्डनेस मतलब दोनों के द्वारा, दोनों साल्ट जो डिजोल्व हैं उनकी हार्डनेस, हार्डनेस इन टर्म ऑफ CaCO3, ठीक है ना, पर 10 की पावर 6 पार्ट ऑफ वाटर, ठीक है, बाय मास। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, एक 1 लीटर सॉल्यूशन है, एक 1 लीटर क्या है हमारे पास में, सॉल्यूशन है, एक 1 लीटर क्या है हमारे पास बेटा, सॉल्यूशन है, ठीक है ना, 1 लीटर क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन है, सैंपल है हार्ड वाटर का, जिसके अंदर क्या है बेटा, 1 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड है, 1 मिलीग्राम क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो हमें जो हार्डनेस निकालनी है वो किसकी टर्म में निकालनी है बेटा, वो कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में निकालनी है। देखो मैंने आपको बताया था ना कि भाई जो भी साल्ट दिए होंगे उनको, उनके मास को किसके इक्विवेलेंट मान लेंगे हम, कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डिग्री ऑफ हार्डनेस किसकी टर्म में निकालते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म में निकालते हैं। तो पहला तरीका यही होता है कि जो भी क्वेश्चन में आपको बेटा गिवन साल्ट हो जिसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस हो रही हो, तो उस पर आप क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस लगाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। इस कहने का मतलब है उन कैल्शियम क्लोराइड को और मैग्नीशियम क्लोराइड के जो मास हैं उनके मास को किसके बराबर मान लोगे आप बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर मान लोगे। क्लियर है, चलिए तो करते हैं, देखो स्टार्ट, क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, चलिए सॉल्यूशन देखिए बेटा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, ये देखिए बेटा, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, ये आपने पढ़ रखा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्राम, ये लगाएंगे बेटा, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। कोई घबरा मत ना इससे, इक्विवेलेंस से बहुत सिंपल भाषा में मतलब ये है, ठीक है ना, कि भाई जो भी आपको मास दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस हो रही है, उन सॉल्ट के मास को आप किसके बराबर मान लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर आपको मानना है। तो देखो बेटा कौन कौन से दे रखे थे आपको, एक तो कैल्शियम क्लोराइड आपको दे रखा है क्वेश्चन में, और एक क्या दे रखा है बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड आपको दे रखा है। क्लियर है, क्लोराइड है या सल्फेट है, एक बार देख लेते हैं हम बेटा, हाँ दोनों क्लोराइड ही है। चलिए तो मानते हैं, देखो चलो अब तो सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड को लेते हैं, सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड को किसके इक्विवेलेंस मान लेते हैं बेटा, बोलो कैल्शियम कार्बोनेट के। क्लियर है, कैल्शियम इसके मास को इसके इक्विवेलेंट मान लेंगे, तो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस लगाएंगे। तो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस में क्या होता है कि दोनों का मास क्या होता है बेटा, बराबर होता है। देखिए ग्राम इक्विवेलेंस का मतलब है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इसका ग्राम इक्विवेलेंस कितना होगा बेटा, ग्राम इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, ग्राम का मतलब होगा वेट, इक्विवेलेंस का मतलब होगा इक्विवेलेंट वेट। तो इसका लगा निकालिए, इसका ग्राम इक्विवेलेंस कितना होगा बेटा, इसका ग्राम इक्विवेलेंस होगा वेट बाय
वेट बाई क्या होगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इसको किसके बराबर मान लेंगे बेटा, इसके ग्राम इक्विवेलेंस के बराबर। तो इसका भी क्या होगा बेटा, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, यही तो होता है ग्राम इक्विवेलेंस वेट। ग्राम इक्विवेलेंस वेट, ग्राम इक्विवेलेंस का मतलब होता है बेटा वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। तो इसका वेट बाई इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर मान लो, कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर मान लो। अब देखिए बेटा इसका वेट कितना होता है, अगर इसके वेट की हम बात करें बेटा, तो इसका वेट हमें दे रखा है क्वेश्चन में, देखो कैल्शियम क्लोराइड का 1 मिलीग्राम दे रखा है ना, कितना दे रखा है वेट, इसका वेट देखो क्वेश्चन में दे रखा है 1 मिलीग्राम, और हमें यहाँ वेट किस में लेना, ग्राम में लेना। तो वेट हो जाएगा 1, और मिलीग्राम को जब ग्राम में बदलेंगे बेटा तो उसमें 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आ जाइए। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है भैया, इक्विवेलेंट वेट आपने पढ़ा होगा, वेट बाई, बोलो वेट बाई वैलेंसी फैक्टर, सॉरी मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो अगर कैल्शियम क्लोराइड का, अगर आप बेटा क्या निकालोगे, देखो कैल्शियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट निकालोगे ई, तो क्या होता है इक्विवेलेंट वेट बराबर भैया मोलर मास होता है, ठीक है ना, और नीचे डिवाइड करते हैं इसको वैलेंसी फैक्टर। अब कैल्शियम क्लोराइड क्या है बेटा, साल्ट है, तो किसी कैटायन और एनायन पर जितना चार्ज होता है उससे डिवाइड कर देंगे। तो कितना चार्ज है बेटा, +2, कितना चार्ज है बोलो, यहाँ पर माइनस है, लेकिन 2 Cl आएंगे तो किसी भी सॉल्ट के अंदर चार्ज जो होता है कैटायन और एनायन का बराबर ही होता है, क्योंकि न्यूट्रल होता है। तो किसी भी 4 से डिवाइड कर देंगे 2 से। अब कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास आप निकाल लो, 2 से डिवाइड कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ इसका मोलर मास जो आएगा इसका बेटा, वो आ जाएगा 1 आ जाएगा, इतना आ जाएगा मोलर मास कैल्शियम क्लोराइड का, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे इसको, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका इक्विवेलेंट वेट किसका, बोलो इसका आ गया आपका कैल्शियम क्लोराइड का। तो इक्विवेलेंट वेट लिख दूँ यहाँ पे कितना है, 1 1 1, डिवाइड कर दो किससे, 2 से, तो ये होगा इसका टोटल ग्राम इक्विवेलेंस। सेम इसका निकालिए ग्राम इक्विवेलेंस। अब भाई कैल्शियम कार्बोनेट का वेट तो हमें दे नहीं रखा, तो इसका क्या मान लेंगे बेटा, x मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसका, x। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट आप निकालोगे बेटा तो इसका निकाल सकते हो आराम से, मोलर मास अपॉन क्या जाएगा, वैलेंसी फैक्टर। तो कैल्शियम का कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है बोलो, 100 होता है बेटा, क्या होता है 100, और वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। क्लियर होगा ना। तो इसको मैं नीचे जो है इसको वाश कर देता हूँ, ये देखिए, ये लीजिए, ठीक है जी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे आराम से। तो यहाँ जब x इसको कैलकुलेट करोगे ना, आप आराम से कैलकुलेट कर लेना, तो x जो निकल कर आएगा बेटा 0.9 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ आपने कैल्शियम क्लोराइड को किसके इक्विवेलेंट मान लिया, कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट मान लिया, और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का जो वेट आ गया वो कितना आ गया बेटा, ये आ गया इतना, इसको। अब दूसरा क्या दे रखा है बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या दे रखा है बोलो, मैग्नीशियम क्लोराइड दे रखा है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड अगर आपको दे रखा है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड को भी किसके इक्विवेलेंट मान लोगे बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट मानोगे, ठीक है ना। तो इसका, इस पे भी आप क्या लगाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंस लगाएंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंस का मतलब इसका वेट और इसका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इसका वेट, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट CO3 बेटा, ठीक है ना, ये इसके इक्वल बने, वेट अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका वेट कितना दे रखा है, इसका भी 1 मिलीग्राम दे रखा है, तो 1 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा बेटा, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। इक्विवेलेंट वेट इसका अगर आप निकालोगे ना बेटा, कितना निकालोगे, मैग्नीशियम क्लोराइड का जब आप इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड का मोलर मास निकाल लेना और इसको डिवाइड कर देना 2 से। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो मोलर मास आता है ना, वो आता है लगभग 95 के करीब, और वैलेंसी फैक्टर कितना बेटा, 2 है, यहाँ देखिए, ठीक है ना। इसका वेट कितना आएगा, इसका वेट है हमारे पास, इसका तो निकाल नहीं है, तो इसका वेट मान लोगे बेटा x। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होगा 100, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। इस प्रकार से यहाँ जब इसको x को निकालोगे आप कैलकुलेट करके, तो
इसका x आ जाएगा लगभग बेटा 1.05 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा बोलो, -3 आ जाएगा बेटा ग्राम। क्लियर होगा, यहां से निकल कर आ गया ये। अब दोनों का मास आ गया आपने, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का मास आपने, कैल्शियम क्लोराइड को और मैग्नीशियम क्लोराइड के मास को किसके इक्विवेलेंट मान लिया आपने, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो अब बेटे टोटल मास कर लो, टोटल मास कर लो, कितना होगा बोलो, टोटल मास हो जाएगा बोलो, टोटल मास ऑफ, इसी प्रकार आपको 3 सॉल्ट भी दिए हो सकते हैं, तो ऐसी तीनों का निकाल लेना फिर, टोटल मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है ना। अब वो जो मास निकाला वो कैल्शियम कार्बोनेट का ना, तो बेटा ऐड कर दो उसको, कितना था 0.9 इंटू 10 की पावर 3 प्लस, और यहाँ पे था 1.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना होगा बेटा -3। आप जब इसका सम करेंगे तो ये आ जाएगा 1.95 10 की पावर -3, ठीक है ना, ग्राम आ जाएगा ये। अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप उसे वही एक बार जो है चेक कर लेना, ठीक है। क्लियर होगी, ये हो गया बस। अब आप निकाल लीजिए डिग्री ऑफ हार्डनेस का फॉर्मूला क्या था, डिग्री ऑफ हार्डनेस का फॉर्मूला था मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट क्या है बेटा, यही तो है, यही तो मास ऑफ सोल्यूट है आपका, ये आपका मास ऑफ सोल्यूट है, ठीक है ना। तो निकाल लें आप, निकालो बेटा डिग्री ऑफ हार्डनेस, ठीक है ना, किसकी टर्म में निकाल रही है, पीपीएम की टर्म में निकाल रहे हैं बेटा, पीपीएम में निकालते हैं, ध्यान रखना। चलो तो क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट कितना आएगा बेटा 1.95 इंटू 10 की पावर -3। नीचे क्या बताया था मैंने आपको, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो मास ऑफ सॉल्यूशन कह लो, ठीक है ना, या बेटा क्या कह लो उसको, आप कुछ भी कह सकते हो ना। जो मास, कई बार सॉल्यूशन का मास दिया होगा, कई बार उसको क्या दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा, तो सब उसको नीचे रख देंगे टोटल मास में जो सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा, देखो कितना दे रखा है आपको, 1 लीटर दे रखा है। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या दे रखा है, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, तो वो दे रखा है आपको क्वेश्चन में, देखो 1 लीटर, ये रहा देखो, ये वाला आपका, ये वाला बेटा, ये दे रखा है 1 लीटर, ठीक है ना। तो इसको किस में बदलेंगे बेटा, मिली लीटर में बदलेंगे, ध्यान रखना। ये नीचे जो आएगा ना मिली लीटर में आता है, तो 1 लीटर को जब आप मिली लीटर में बदलोगे तो 1000 बेटा है, तो ये 10 की पावर 3 हो जाएगा नीचे, और यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 6, क्योंकि पीपीएम में निकाल रहे हैं। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 1.95 ग्राम आ जाएगा। दिस इज द आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया। ये होगी आपकी हार्डनेस बेटा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले करना क्या है, एक बार फिर समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या था हमारा, देखो बेटा, एक था 1 लीटर सैंपल था हार्ड वाटर का, जिसके अंदर 1 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड, 1 मिलीग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखो जब भी डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालते हैं तो जो भी आपको सोलुबल साल्ट दिया होता है उसको किसके इक्विवेलेंट मान लेते हैं, अपनी तरफ से कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। किसके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। तो दोनों का ग्राम इक्विवेलेंस निकाल लेते हैं बेटा, और एक साल्ट दिया होगा तो एक का निकालो, 2 है तो 2 का निकालो बेटा, लेकिन सबको किसके बराबर मान लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये लो, यहाँ देख लो बेटा, मान लो हमारे पास में देखो ये है कि भाई कैलकुलेट the hardness of water sample which contain 0.001 मोल, ध्यान से देखो, इतने मोल ऑफ MgSO4, ठीक है ना, डिजोल्व
पर लीटर ऑफ वाटर, ये है क्वेश्चन। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको। कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल विच कंटेन 0.001 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बोलो, सबसे पहले आपको बताया था जब भी हार्डनेस निकालनी है तो जो भी आपको सोल्यूबल साल्ट है उसको किसके बराबर मान लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर मान लेंगे। तो मैग्नीशियम सल्फेट को हम किसके बराबर मान लेंगे बेटा, बोलो कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर मान लेंगे। और क्या लगा देंगे, ग्राम इक्विवेलेंस लगा देंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है, वेट अपॉन बोलो इक्विवेलेंट वेट। तो भैया इसका वेट और नीचे इसके क्या आ जाएगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर वेट और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो जो भी मास इसका है वो इसके बराबर आ जाएगा। तो इसका वेट कितना दे रखा है, देखो क्वेश्चन में वेट तो नहीं दे रखा है, आपकी बार क्या दे रखा है, मोल दे रखा है बेटा। ठीक है, तो मोल ऑफ MgSO4 कितने दे रखे हैं, तो जितने मोल हो या मोल हो या बेटा क्या हो आपका, बोलो बोलो क्या हो भाई, मोल हो या फिर क्या हो, मास हो, वो किसके इक्विवेलेंट मान लेंगे हम, कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर मान लेंगे। तो अब की बार क्या दे रखा है हमें, मैग्नीशियम कार्बोनेट के, मैग्नीशियम सल्फेट का वेट नहीं दे रखा, मोल दे रखा है। तो नीचे आप लिख लो बेटा, कोई बात नहीं, अब की बार फिर हम मोल को ही बराबर मान लेंगे कि भाई मोल ऑफ MgSO4 किसके बराबर मान लेंगे हम बेटा, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, इसके मैग्नीशियम सल्फेट के मोल कितने दे रखे, 0.001 इतने दे रखे। तो भैया इसके भी कितने हो जाएंगे बोलो, 0.001 के बराबर हो जाएंगे। और देखो मोल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, मोल बराबर होता है बेटा वेट अपॉन मोलर वेट, याद है ना, ये होगा बराबर। तो मोल कितने दे रखे हैं आपको, देखो मोल दे रखे हैं यहाँ पे 0.001 है ना, इतने दे रखे हैं ना। तो ये बराबर किसके हो जाएंगे बेटा, 0.1 किसके बराबर हो जाएंगे, वेट किसका, वेट ऑफ CaCO3 और नीचे क्या हो जाएगा 100 इसका कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है ना, तो इसके ये मोल बराबर इसके मोल हो गए। तो मोल का फॉर्मूला क्या था, वेट बटे मोलर वेट। तो मोल की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 0.001 दे रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वेट किसका बेटा, वेट मान लो हम किसका निकालना, हमें वेट इसी का तो चाहिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट और नीचे क्या आ जाएगा इसका मोलर मास। इसका फॉर्मूला आएगा वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और मोलर वेट कितना है इसका कैल्शियम कार्बोनेट का, बोलो ये मान लिया 100। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लेंगे। तो जरा देखो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आ जाएगा बेटा आपका, यहाँ सर आ जाएगा आपका वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा बेटा कितना, यहाँ से वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा आपका, जब इसको कैलकुलेट करोगे 0.1 ग्राम आ जाएगा बेटा, 0.1 ग्राम आ जाएगा। क्लियर आ गया। तो कितना आ गया बेटा आपकी बार वेट इसका, बोलो 0.1 ग्राम आ गया। तो यही तो निकालते थे हम इससे करके। आपकी बार मोल दे रखा था तो मोल को इसके बराबर मान लिया। मोल का फॉर्मूला क्या था, वेट बटे मोलर वेट। वेट किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है ना, और इसका मोलर मास कितना होगा बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होगा। मोल्स आपको कितने दे रखे थे, n इतने दे रखे हैं। तो यहाँ से आपने वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लिया बस। अब क्या दे रखा है आपको, अब तो आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं आप। क्या फॉर्मूला था बोलो, फॉर्मूला क्या था, डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालने का। डिग्री ऑफ हार्डनेस किसके अंदर बोलो, ppm में निकालनी है आपको, ppm। तो क्या था, मास ऑफ सोल्यूट कितना है बोलो, 0.1 ग्राम। ठीक है, नीचे क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है बोलो, पर लीटर दे रखा है बेटा, पर लीटर। 1 लीटर में 1 लीटर किसके बराबर होता है बेटा, बोलो 1000 के, है ना। तो नीचे आ जाएगा 1000 मिलीलीटर। कितने से डिवाइड करोगे, 10 की पावर 6 आ जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 100 ppm, ये आएगा ppm। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत आसान था। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। ये देखिए प्रैक्टिस करेंगे इनकी तो आसानी से हो जाएगा बेटा। एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, हार्डनेस ऑफ वाटर आपको दे रखी है, हार्डनेस ऑफ वाटर
हार्डनेस ऑफ वाटर इज 200 ppm, ये देखिए जी, ठीक है। अब जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं सब कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लिखेंगे यहाँ पे द नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, नॉर्मलिटी और मोलरिटी ऑफ CaCO3 इन द वाटर इज, ये है जी क्वेश्चन। कहने का मतलब हार्डनेस और वाटर दे रखी है आपको 200 ppm, तो कह रहा भैया नॉर्मलिटी और मोलरिटी निकालो कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, जब ऐसे कोई ppm में दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है ppm का, देखो ध्यान से देखो, जब इस प्रकार से हार्डनेस आपको ppm में दी हो तो इसका मतलब क्या होता है। देखो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना 200 ppm, इसका क्या मतलब होता है, मीन्स बेटा इसका मतलब होता है कि 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है किसके अंदर, 10⁶ मिलीलीटर या फिर 10⁶ ग्राम ऑफ हार्ड वाटर, ये मतलब है, ठीक है। ये फिक्स है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। तो बस यहाँ से क्या निकालेंगे आप, मोलरिटी निकाल लीजिए। मोलरिटी बराबर क्या फॉर्मूला होता है बेटा, मोल्स और नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम है, मोल्स। मोलरिटी क्या होती है बेटा, मोल्स, और नीचे आता है वॉल्यूम, है ना, और वो भी किस में बेटा, लीटर में ही आ जाएगा। अब देखो, अगर आपको याद हो मोलरिटी बराबर, मोल्स कैसे निकालते हैं बेटा, मास, ऊपर क्या आएगा मास, और नीचे क्या आएगा बेटा, मोलर मास, आएगा नहीं आएगा, मोलर मास, और यहाँ क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम आएगा, और वो किस में आना चाहिए, लीटर में आना चाहिए। तो जरा बताओ मास कितना दे रखा है आपको, मास कितना दे रखा है 200, ठीक है ना, मास कितना है बेटा 200। मोलर मास कितना होता है बोलो, मोलर मास किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, मोलर मास होगा 100, क्लियर होगा। वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा, वॉल्यूम कितना दे रखा है 10⁶ मिलीलीटर, कितना दे रखा है ये 10⁶ मिलीलीटर, ये हो जाएगा 10⁶ मिलीलीटर। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻3, ये आ गई आपकी मोलरिटी, ठीक है ना। मोलरिटी कितनी आ गई, इतनी आ गई बेटा। अब आपको निकालनी नॉर्मलिटी। भैया नॉर्मलिटी बराबर होता है फॉर्मूला, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक है ना। एन फैक्टर का मतलब हो गया बेटा वैलेंसी फैक्टर। अब भैया ये बताओ वैलेंसी फैक्टर क्या होता है जी, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका ये, इसके लिए वैलेंसी फैक्टर कितना होगा भैया, इस पर +2 होता है, इस पर -2, तो ये जो +2 है, ये जो -2 है, ये तो वैलेंसी फैक्टर है, कोई भी लगा दो। तो मोलरिटी कितनी आ गई, मोलरिटी थी आपकी 2 × 10⁻⁻3, वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, तो भैया 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁻3, ये आ गया आपकी नॉर्मलिटी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए होंगे, आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं बेटा, ठीक है ना, उसको आप अपने आप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ट्राई करेंगे इसको अपने आप, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि भाई 100 मिलीलीटर सैंपल ऑफ वाटर contains 1 milligram CaCl2 and 1 milligram CaCl2 है, 1 milligram MgCl2
ठीक है। वो कहता है आपसे फाइंड आउट द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कई बार ये वाली लाइन आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी कि कैल्शियम टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब है कि जो गिवन साल्ट आपको दिए हुए हैं ना उनको आपके किसके इक्विवेलेंट मान लोगे, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो कई बार आपको ये वाली लैंग्वेज नहीं दी होगी, केवल ऊपर वाला ही लिखेगा और हार्डनेस पूछ लेगा, तो इसको आपको अपने आप ही करना है, ठीक है ना। टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालनी है इसकी, ठीक है ना। पीपीएम में निकालते हैं, आप जानती हैं, तो फॉर्मूला आपको बता दिया। तो आंसर मैं लिख देता हूँ, उसी तरह से निकालेंगे जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस जो आएगी कैलकुलेट करके इसकी 1.95 ppm आएगी बेटा। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो सकता है, आप उसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये था हमारा क्या, हार्डनेस और हार्डनेस ऑफ वाटर बेटा। डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालनी मैंने आपको बता दी। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार इसको नोट्स बनाएंगे, एक बार इसको समझेंगे बेटा, आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें लास्ट टॉपिक बचा आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूरी आने की पॉसिबिलिटी होती है, जिसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये भी आपको आज ही इसकी वीडियो बनाऊंगा, आज ही आपको इवनिंग तक ये वाली वीडियो भी मिल जाएगी। पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए।